हेलो इंजीनियर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग थर्ड सेम की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे टेक्निकल राइटिंग को। ये 2022 का पीवाईक्यू जो कि डीयू एग्जाम लिए थे उसका। तो हमारा पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड इन टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग में कौन सा चीज़ हम लोग को अवॉइड करना चाहिए? 1 सेकेंड। हाँ, सो दिस इज पर्सनल फीलिंग। टेक्निकल राइटिंग में पर्सनल फीलिंग्स को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, क्या विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड इन टेक्निकल राइटिंग। ये बी यू है, ये कुछ भी कर सकता है। तो सो द सेकंड क्वेश्चन आंसर इज ऑल्सो पर्सनल फीलिंग। अ मेमो रिपोर्ट क्या होता है, वो इंटरनल और फॉर्मल होता है। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन एन ईमेल। ईमेल में क्या अवॉइड करना चाहिए? तो ईमेल में हम लोग को ऑब्वियसली रॉन्ग ईमेल एड्रेस को अवॉइड करना चाहिए। शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट्स अमॉन्ग टेक्निकल रिटेन डॉक्यूमेंट्स, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं समरी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ईमेल जो होता है वो इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप ईमेल के थ्रू देश विदेश कहीं पे भी आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी अस आवर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो प्रोनाउन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो क्या क्या आप अवॉइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले शेयरिंग ऑफ एक्टिविटी। आप जो एक्टिविटी करें वो शेयर किए। लिसनिंग, पोलाइटनेस, ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है कि किसी एक बात का दो मतलब होना। तो ये चीज़ हम लोग को अवॉइड करना चाहिए कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद है डैश आर प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन। तो होता है सिमेंटिक प्रॉब्लम्स। एंड द काइनेसिस स्टैंड्स फॉर, काइनेसिस जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने आपको नहीं करवाया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल अबाउट यू कि आप उसको कैसे लिखते हैं। फर्स्ट है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स एज यू आर इंजीनियर्स और यू आर बिकमिंग इंजीनियर्स। आप जानते हैं कि आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसको 250 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है। द सेकेंड वन इज वाई इज एडिटिंग इंपॉर्टेंट। एडिटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। तो ये रहा फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट। फर्स्ट है कि पर्पस क्या होता है दोनों का, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, मैंने काफ़ी जूम कर दिया है। चलिए, तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस में डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। फॉर्मल रिपोर्ट जो होता है वो डिटेल्ड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है, और ऑफन यूज़ किया जाता है ऑफिशियल काम के लिए, एकेडमिक के लिए, फिर बिजनेस पर्पस के लिए। लेकिन इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है? ब्रीफ होता है, कॉन्साइज होता है, और यूज़ किया जाता है इंटरनल कम्युनिकेशन और क्विक अपडेट के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? फॉर्मल का जो होता है कि एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जिसमें टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, एक ओवरऑल समरी होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी, कंक्लूजन, अपेंडिसेस, ये सब होते हैं उसमें। लेकिन इनफॉर्मल रिपोर्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का होता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस स्ट्रक्चर में उसको लिखना चाहते हैं, और मेन जिसमें बस मेन कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है। कोई फॉर्मल सेक्शन होने की ज़रूरत नहीं। टोन किस तरह का होता है? फॉर्मल रिपोर्ट में प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव टोन होता है, लेकिन इनफॉर्मल में कैजुअल और कन्वर्जनल टोन होता है। मतलब कैजुअल मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, और कन्वर्जनल मतलब डे टू डे लाइफ में जिस तरह से बात करते हैं। उसके बाद है लेंथ क्या होता है? तो प्रोफेशनल का टिपिकली लॉन्गर होता है और कई पेजेस में या फिर उससे ज़्यादा में हो सकता है। और इनफॉर्मल क्या होता है? जनरली शॉर्टर होता है और फ्यू पेज या फिर लेस को यूज़ करता है। फॉर्मेट किस तरह का होता है? तो फॉर्मल रिपोर्ट जो होता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को यूज़ करता है, फॉर्मेटिंग ऑफन विथ स्पेसिफिक गाइडलाइन, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करता है। लेकिन इनफॉर्मल में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं होता। ऑडियंस क्या होते हैं? फॉर्मल के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, सीनियर मैनेजमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज और एकेडमिक ऑडियंस होते हैं। इनफॉर्मल का इंटरनल टीम मेंबर, कलीग्स या फिर डायरेक्ट सुपरवाइजर होता है। उसका डिटेल लेवल क्या होता है? तो फॉर्मल में इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस होता है, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए। डिटेल डेटा और एविडेंस होता है, लेकिन इनफॉर्मल में सब कुछ समराइज इन्फॉर्मेशन होता है, और जो पॉइंट जरूरी है बस वही होते हैं। उसके बाद है विजुअल्स। तो फॉर्मल इंक्लूड करे चार्ट, ग्राफ, टेबल्स और प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसेस यूज़ करता है फॉर्मल, और इनफॉर्मल में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस ऑफन रिक्वायर मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल एंड फॉर्मल रिव्यू, लेकिन इनफॉर्मल में फ्यूअर अप्रूवल स्टेप्स, समटाइम जस्ट डायरेक्ट सुपरवाइजर अप्रूवल। उसके बाद लैंग्वेज क्या होता है? फॉर्मल में टेक्निकल जार्गन वगैरह यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल हमेशा सिंपल, क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है।
तो ये था डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक मिनट। यस, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि किसी दो पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। लेकिन मैं तो सब पे शॉर्ट नोट्स बता दूंगी आपको, और आपको जिस दो पे मन करेगा एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये PYQ करवाने का मेरा मोटिव ये है कि आपको अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, इस पेपर में जितने भी 9 क्वेश्चन है उसमें जितने भी वर्ड यूज हुए, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बना पाए। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट था राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल क्या होता है? तो राइटिंग स्टाइल का हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या कहता है कि राइटिंग स्टाइल रेफर करता है मैनर इन विच अ राइटर, जो राइटर वो एक्सप्रेस करे अपने थॉट को किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। इसमें होता है टोन, होता है सिंटेक्स, होता है डिक्शन, होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो राइटिंग स्टाइल के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है टोन। टोन होता है एटीट्यूड या फिर फीलिंग जो कि राइटर अपना व्यक्त करता है, मतलब कन्वे करता है, जो कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, सीरियस और प्लेफुल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है डिक्शन। डिक्शन क्या होता है कि चॉइस ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, ठीक है, जो कि अफेक्ट करे रीडेबिलिटी को और क्लैरिटी ऑफ टेक्स्ट का क्लियर मतलब समझाए, ठीक। उसके बाद सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड और सेंटेंस है जो कि इन्फ्लुएंस करे फ्लो और रिदम ऑफ द राइटिंग को। उसके बाद वॉइस, द यूनिक पर्सनैलिटी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द राइटर मेकिंग देयर राइटिंग डिस्टिंक्टिव। नेक्स्ट है पर्पस एंड ऑडियंस। एडजस्टिंग स्टाइल टू सूट द इंटेंडेड पर्पस, या तो इन्फॉर्म या फिर परसुएड या एंटरटेन करने के लिए। और ऑडियंस, जो कि ऑडियंस आपका कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब की एलिमेंट होते हैं। अगर आपके ऑडियंस स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट के रिगार्डिंग ही कुछ लिखेंगे। आप कोई नाटक वाटक नहीं उसको सुनाने लगे। अगर स्टूडेंट है तो उसको प्रोफेशनली कुछ आप बताएंगे, एकेडमिक का कुछ बताएंगे। तो ये डिपेंड करता है राइटिंग स्टाइल का जो की एलिमेंट्स होता है उसमें, मतलब आपका ऑडियंस भी क्या है ये भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का टाइप बताना था। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। लिटरेचर रिव्यू एक कम्प्रिहेंसिव समरी होता है जो कि पहले से रिसर्च टॉपिक जो होता है उसका होता है। ये क्रिटिकली इवेलुएट करता है और सिंथेसाइज करता है एग्जिस्टिंग रिसर्च को एस्टेब्लिश करने के लिए करंट अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई गैप्स, ओके। उसका टाइप क्या क्या होता है? पहला होता है नैरेटिव या ट्रेडिशनल रिव्यू। इसमें क्या होता है, समराइज करता है और क्रिटिक्स करता है लिटरेचर। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे लिटरेचर है उसको समराइज करेगा और उसमें कोई कमी है तो वो बताएगा बिना किसी एक सिस्टमेटिक अप्रोच के। ये क्वालिटेटिव होता है और ऑफन सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक रिव्यू। 1 सेकेंड। सिस्टमैटिक रिव्यू में क्या होता है, एक रिग्रेस और स्ट्रक्चर्ड मेथोलॉजी को ये फॉलो करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए ऑल द रिलीवेंट स्टडीज ऑन ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक। ये एम करता है ऑब्जेक्टिविटी और रिप्रोडक्टिबिलिटी पे। उसके बाद है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या होता है, ए सबसेट ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू जो कि यूज़ करता है स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि कंबाइन करता है और एनालाइज करता है डेटा मल्टीपल स्टडीज से और एक क्वांटिटेटिव समरी प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्कोपिंग रिव्यू। स्कोपिंग रिव्यू करता है, मैप करता है एग्जिस्टिंग लिटरेचर और एक ब्रॉड टॉपिक को, आइडेंटिफाई करता है उसके की कंसेप्ट को, गैप को और टाइप ऑफ एविडेंस अवेलेबल। उसके बाद है थ्योरेटिकल रिव्यू। थ्योरेटिकल रिव्यू में क्या होता है कि एग्जामिनिंग करता है क्या हाउ थ्योरी हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम एंड इवेलुएट करता है उसके करंट स्टेट को, आइडेंटिफाई करता है की थ्योरीज को, मॉडल्स को, फ्रेमवर्क को किसी भी दिए गए फील्ड में, ठीक। उसके बाद क्रिटिकल रिव्यू। क्रिटिकल रिव्यू क्या होता है कि गोज बियॉन्ड मेयर डिस्क्रिप्शन टू एनालाइज एंड क्रिटिक द लिटरेचर। कोई भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके बियॉन्ड जाता है, उसके बाद उसको एनालाइज करता है, क्रिटिक करता है लिटरेचर को, ऑफन प्रपोजिंग न्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और पर्सपेक्टिव। उसके बाद है इंट्रोगेटिव रिव्यू। इंट्रोगेटिव रिव्यू क्या करता है, सिंथेसाइज करता है डाइवर्स टाइप ऑफ रिसर्च को और प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक का। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन, थर्ड नंबर था, 1 सेकेंड, ओके, दिस इज द फोर्थ वन, आई थिंक दिस इज, हाँ, थर्ड वन था प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे एज यूजुअल। डिफिनीशन क्या कह रहा है कि प्रूफ रीडिंग प्रोसेस होता है रिव्यूइंग अ टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई, किसी भी दिए गए टेक्स्ट को रिव्यू करना, उसको वापस से देखना,
ये आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें एरर जो है उसको करेक्ट करेंगे। और एरर किस किस चीज़ में, ग्रामर में, स्पेलिंग में, पंचुएशन में, फॉर्मेटिंग में, और फाइनल पब्लिशन से पहले ये सब किया जाता है। इसके क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं, ग्रामर और सिंटेक्स होता है। इस ओवरऑल ये एरर चेक करते हैं फाइनल पब्लिशिंग से पहले, ठीक। ग्रामर एंड सिंटेक्स होता है, स्पेलिंग, पंचुएशन, फॉर्मेटिंग, क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी और टाइपोग्राफिकल एरर। क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी आप देख लीजिए कि ये टेक्स्ट जो है वो क्लियर है, ईजी टू रीड है, और कोई भी अननेसेसरी मेकिंग एनी नेसेसरी रिवीजन और फ्लो और कोहेरेंस। उसके बाद टाइपोग्राफिकल एरर, इसमें आइडेंटिफाई करता है, करेक्ट करता है एक भी टाइपोग्राफिकल एरर को। कोई भी अगर टाइपोग्राफिकल एरर हो, मतलब टाइपिंग में एरर हो या फिर ग्राफिक्स में, उसको ठीक करता है। उसके बाद टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग पे भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। टेक्निकल राइटिंग का डिफिनीशन क्या होता है? टेक्निकल राइटिंग इन्वॉल्व करता है एक कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना जो कि एक्सप्लेन करे कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को एक क्लियर, कॉन्साइज और एसेसिबल मैनर में, जो कॉमनली यूज होता है इंजीनियरिंग, आईटी, मेडिसिन और साइंस के फील्ड में। की एलिमेंट्स से क्या होता है? क्लैरिटी और प्रिसीजन, किसी भी हार्ड से टॉपिक को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से टॉपिक को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में कन्वे करता है। सेकेंड, ऑडियंस अवेयरनेस, टेलरिंग कंटेंट टू द नॉलेज लेवल एंड नीड्स ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस हमारा किस लेवल तक समझ सकता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग ऑडियंस को समझाना। उसका बाद स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूज करता है हेडिंग, सब हेडिंग, लिस्ट, विजुअल एड्स, तो ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन लॉजिकली और नेविगेट करने में उसको ईजिली। उसका कॉन्साइजनेस, कॉन्साइज मतलब क्या? अननेसेसरी वर्ड को हटा देना, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन पर ही ध्यान देते हैं। एक्यूरेसी, इंश्योरिंग ऑल टेक्निकल डिटेल्स, सारा टेक्निकल डिटेल्स को ये इंश्योर करता है, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को करेक्ट है और वेरीफाइएबल है। उसके बाद कॉमन टाइप्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला है यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल, जो आप कोई भी सामान खरीदते हैं उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है या फिर प्रोडक्ट और सिस्टम काम कैसे कर रहा है। उसके बाद है टेक्निकल रिपोर्ट्स। टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होता है? डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, प्रेजेंट करता है रिसर्च को, एनालिसिस को, फाइंडिंग को और टेक्निकल टॉपिक। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, एसओपी जिसको कहते हैं। उसके बाद वाइट पेपर्स। वाइट पेपर्स क्या होता है? अथॉरिटेटिव रिपोर्ट होता है जो कि इन्फॉर्म करता है रीडर्स को कि अबाउट कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड प्रेजेंट सॉल्यूशन। कोई भी इश्यू है और उसका सॉल्यूशन जो होगा वो वाइट पेपर पे होगा। उसके बाद है केस स्टडीज, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्टांसेस ऑफ अ फिनोमेना। कोई फिनोमेना हो रहा है, उसका स्पेसिफिक इंस्टांस पे प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन आई एम सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड मेमो। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं समझाना शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पर्पस। रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है, मेनो का पर्पस क्या होता है? तो रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है? एक प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस और रिकमेंडेशन किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। मेमो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है ब्रीफ कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन और अपडेट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद फिर है नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, समरी होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, अपेंडिसेस होता है। मेमो में क्या होता है? ये इसका लिस्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको थोड़ा इनफॉर्मल भी हम लोग मान सकते हैं। तो इसका लेस फॉर्मल स्ट्रक्चर है। टिपिकली जो होता है वो इसमें हेडर होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। नेक्स्ट है हमारा लेंथ। लेंथ क्या होता है? तो रिपोर्ट का लेंथ जो होता है जनरली लॉन्गर होता है और इसमें ऑफन सेवरल पेजेस या फिर उससे ज़्यादा होते हैं। मेमो जो होता है वो शॉर्टर होता है, यूजुअली 1 या 2 पेज का होता है। नेक्स्ट है ऑडियंस के बाद ऑडियंस। ऑडियंस क्या होता है? तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है? जो आपके जैसे आपको वो कोई सामान बनाने के लिए कोई कंपनी आपको दे करके गई है, तो आप वो कंपनी जो ही आपके लिए स्टेक होल्डर हो, क्योंकि आप उसके लिए बहुत सारा सामान बनाए, वो फर्दर दूसरे लोगों को बेचेगी वो सामान। तो स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, सीनियर मैनेजमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज और एकेडमिक ऑडियंस। इसका होता है इंटरनल टीम मेंबर्स, कलीग और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है टोन। टोन क्या होगा? तो रिपोर्ट का जो होगा एक प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव वाला टोन होगा और मेमो का कैन बी फॉर्मल इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन दी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंटेंट डिटेल। तो रिपोर्ट में जो होगा इन डेप्थ कंटेंट डिटेल होगा।
एविडेंस होगा, रेफरेंस होगा, लेकिन मेमो में समराइज इन्फॉर्मेशन होगा, एसेंशियल पॉइंट होगा, नेसेसरी डिटेल्स ही होगा। उसके बाद है विजुअल्स। विजुअल्स मतलब रिपोर्ट में जो होगा वो चार्ट, ग्राफ, टेबल ये सब होगा, लेकिन मेमो में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिंपल बुलेट पॉइंट्स होते हैं, चार्ट्स होता है और टेबल होता है। फॉर्मेलिटी, हाई लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी होता है रिपोर्ट में, क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मल होता है, ठीक है। रिगरस अटेंशन और डिटेल्स और स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मेमो क्या होता है, लेस फॉर्मल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, टू द पॉइंट होता है। उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस। रिपोर्ट क्या होता है, ऑफन रिक्वायर करता है मल्टीपल लेवल ऑफ अप्रूवल एंड फॉर्मल रिव्यू। और मेमो जो होता है फ्यूअर अप्रूवल स्टेप्स उसको चाहिए होते हैं, समटाइम जस्ट डायरेक्ट सुपरवाइजर अप्रूवल चाहिए होता है। तो आपने ये देखा कि मेमो थोड़ा इनफॉर्मल की तरह साउंड कर रहा है, उसमें ये जो डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो लग रहा है क्या कि ये फॉर्मल का और इनफॉर्मल का डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को दिखा, दो क्वेश्चन आप लोग को सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम निकालना इज़ नॉट अ बिग डील, वो इतना भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है। वो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ क्लियर और कॉन्साइज आप उस चीज़ को रखिए। अगर आप उसमें बहुत सारा लिखेंगे, 32-33 पेज अजय आप भर रहे हैं, तो टीचर को लगेगा कि आप फालतू बात लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपका लिटरेचर का एग्ज़ाम है नहीं, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप बीए बैचलर्स डिग्री नहीं कर रहे आर्ट्स में जो आपको पन्ने भरने हैं, आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं। चीज़ों को कॉन्साइज रखिए, चीज़ों को टू द पॉइंट रखिए और डेफिनेटली आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स में डिफरेंस। आपको क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, और मैंने डिफरेंस लिख दिया है। खैर दोनों क्या होता है उसको आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखें डिफिनीशन से, सबसे पहले इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, द ऑब्लिगेशन ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल का जो कि एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, उस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल काम करता है, उसको काम होता है, मतलब क्या, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल पे, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद एथिक्स क्या होता है, एथिक्स होता है मोरल प्रिंसिपल जो कि गवर्न करता है किसी भी पर्सन को या उसके ग्रुप के बिहेवियर को। ओके, नेक्स्ट है स्कोप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, फोकस करता है इम्पैक्ट ऑफ एक्शंस ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे कौन कौन सा एक्शन, अगर हम कोई एक्शन लेते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सोसाइटी में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है एथिकेट्स में क्या होता है, एथिक्स होता है फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन इंडिविजुअल और कलेक्टिव बिहेवियर। अगर हम कुछ करें या फिर हम और मेरा पूरा ग्रुप कुछ कर रहा है, तो उसमें क्या सही हम लोग करें, क्या गलत करें, खुद के लिए, मोरल वैल्यूज़ के लिए, उसको इथिक्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, डिलीवरिंग इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स। लेकिन एथिक्स क्या होता है, गाइड करना बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल, ठीक है, एंड वैल्यूज। फोकस क्या होता है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करता है एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे हमारे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन एथिक्स क्या होता है, इंटरनल वैल्यूज, प्रिंसिपल और इंटीग्रिटी पे फोकस करता है। एग्जाम्पल क्या होता है, कॉर्पोरेट में फिलेंथ्रोफी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव और कम्युनिकेटिव इंगेजमेंट। लेकिन इथिक्स में होता है ऑनेस्टी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। लीगलिटी क्या होता है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन ड्राइवन होता है लीगल रिक्वायरमेंट से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और पब्लिक एक्सपेक्टेशन से। लेकिन इथिक्स जो होता है बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि आपका मोरल, आपका वो चीज़ अलाउ कर रहा है आपको वो काम करने के लिए या नहीं करने के लिए। इसमें कोई भी लॉ से आप कॉन्फाइड नहीं होते, वो आपके अंदर का गट्स कह सकते हैं वो होता है। डिसीजन मेकिंग का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसिडर करता है ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग। डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होता है, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, कम्युनिकेटी, सबको ध्यान में रख करके होता है। लेकिन एथिक्स में क्या होता है, वो इंडिविजुअल खुद के डिसीजन पे करता है, मोरली हम राइट है या फिर रॉन्ग है इस सिचुएशन में, फिर नेक्स्ट सिचुएशन में अलग डिसीजन होगा उसी चीज़ को लेकर के, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद है मोटिवेशन में क्या होता है, ड्राइवन किया जाता है डिज़ायर टू इम्प्रूव सोसाइटी। मोटिवेशन क्या होता है कि हम सोसाइटी को इम्प्रूव करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। लेकिन एथिक्स क्या होता है कि वो पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, मोरल बिलीफ और वैल्यूज़ का मोटिवेशन होता है उसका मेजरमेंट क्या होता है, मेजर थ्रू CSR रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। लेकिन एथिक्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एडहेरेंस और इथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड मोरल गाइडलाइंस। तो ये था हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए,
हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं, 7, 8, 9 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ तो वो भी आप बता सकते हैं। आप मुझे अगर चाहे तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप जैसा भी फील करते हैं। दैट्स गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। और भी बहुत तरह के अलग अलग टॉपिक के वीडियोस आएंगे। आई होप you will subscribe to the channel. Thank you for watching.